किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में ऐसा हुआ था। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर के नाम का पत्र लेकर 1608 में हॉकिंस महोदय जहांगीर के दरबार में आते हैं। फिर 1615 में सर टॉमस रो आते हैं और धीरे धीरे भारत में कारखाना स्थापित भी हो जाता है। सूरत में स्थापित होता है। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। वहीं सूरत में 1613 में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना है। सूरत में पहला था मसूलीपट्टनम। आईएएस में पूछा गया प्रश्न था जो कि आपने हल किया। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी जो कि स्थायी थी, और 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित फैक्ट्री अस्थायी थी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली होल के युद्ध में हराया था? तो थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के इस स्थान पे हरा दिया था। ठीक है, आगे देखिए पीसीएस मेंस का प्रश्न आ गया आपके सामने। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना खोला था? सर्वप्रथम किसने खोला था? अंग्रेजों ने सूरत में खोला था। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री खोली थी 1613 में। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा 1616 में, फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की थी अपनी फैक्ट्रियां। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने, फिर डच महोदय भैया ने, उसके बाद फ्रांसीसी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित सूरत में की थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? सूरत में मिली थी भाइयों बहनों। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया? तो बॉम्बे किससे लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से लिया था। दहेज में मिला था भैया। दहेज में बहुत कुछ मिलता है, यहाँ बंबई प्राप्त हो गया। कैसे मिला आइए देखते हैं। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बंबई दहेज में उपहार के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे उसने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दे दिया। अब तो 10 पाउंड में 10 गज जमीन भी नहीं मिलती। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बॉम्बे पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला। मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप अंग्रेज औरंगजेब ने भारत से इसे निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा, अंततः उसे माफी भी मांगनी पड़ी थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना, यह कर्नाटक युद्ध का एक तात्कालिक कारण था। कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48 तक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, जो कि 1740 में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। गृह सरकार की आज्ञा के विरुद्ध दोनों ही दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। कैप्टन बॉर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड़यार नदी पर स्थित
सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित कर दिया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का पहला युद्ध समाप्त हो गया। एक संधि होती है, ये इंपॉर्टेंट है, एला शॉपल की संधि 1748 में। एला शापल की संधि 1748 में होती है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे युद्ध के लिए स्मरणीय। सेंट थोमे का युद्ध। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में भगत सिंह का स्मारक बना हुआ है। 23 मार्च का दिन है और 1931 का समय है, याद रखिएगा। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया था। चोरी छुपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर भी दिया है। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह का स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस हुआ था, कानपुर का बोल्शेविक षड्यंत्र, जिसमें इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 20वीं सदी के तीसरी दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला गया। इसी के तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी को षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। इन चारों को 4-4 साल कैद की सजा हुई। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? चटगांव आर्मी रेड। तो सूर्यसेन ने ऐसा किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लीजिए। चटगांव शस्त्रागार धावा मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। इनके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, टेगरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूरसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ। 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और 1934 जनवरी में इनको फांसी दे दी गई। देखिए, मिलान करने आया चटगांव शस्त्रागार हमला, तो ये सूरसेन से संबंधित है। ठीक है, गदर पार्टी लाला हरदयाल, वहीं काकोरी कांड राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार हुए थे। जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदियों को दर्जा प्राप्त करने के लिए तथा भूख हड़ताल की थी। 64 दिन भूख हड़ताल करने के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी, याद रखिएगा। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। देखिए, मिलान करने आया है, IAS का प्रश्न है, चटगांव आर्मरी रेड से कौन संबंधित हैं? तो कल्पना दत्त, सूरसेन के साथ गिरफ्तार हुई थी ये कल्पना दत्त। ठीक है, आजीवन कारावास कल्पना दत्त को प्राप्त हुई थी। कल्पना दत्त A का एस मिलान है। अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। ठीक है, मिलान हो गया है। IAS का प्रश्न हल हो गया। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अपनी पुस्तक वंदे मातरम में यह चीज इन्होंने किया था। वंदे मातरम अरविंद घोष की पुस्तक है। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत इसी पुस्तक में इन्होंने किया है। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। ये 2 कूट दिए गए हैं, इसमें दोनों कूट में से कौन कौन से सही हैं? पहला कूट है
सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से थे। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। आइए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। काकोरी कांड 1925 में गठित हुआ था 9 अगस्त को। ठीक है, इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चला दी थी? बीना दास ने ऐसा किया था। आइए देखते हैं। दिसंबर 1931 का समय था। बंगाल में 2 स्कूली छात्रा शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है, जनवरी 1932 की बात है। बीना दास ने दीक्षांत समारोह उपाधि ग्रहण करने के समय अपने बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। बीना दास ने ऐसा किया था। तो इसका व्याख्या सेकंड वाला है, पहला भी आपको याद करना चाहिए। जिलाधिकारी पर शांति को सुनीति चौधरी ने गोली चलाई थी। अगला देख लेते हैं। किसने कहा था आलोचना स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने ऐसा कहा था। भगत सिंह ने कहा आलोचना स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। सर एंड्रयूज हैंडरलन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं इन्होंने दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो सर एंड्रयूज फ्रेजर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल विभाजन के समय। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा थे। ठीक है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बंबई और पुणे में, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। ठीक है, ये व्याख्या इंपॉर्टेंट है। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में किया था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। सी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश पत्रकार नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड, डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने एक रिपोर्ट में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक के रूप में संपादित किया था। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई।
बंगाल में तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? किस जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ये ऑप्शन सही है आपका। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगी में से थे। 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने गए जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। इसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण करना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। नागपुर में 1929 में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू नागपुर वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, नेहरू जी। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें थीं? तो क्रमशः 71 और 147 सीटें रिजर्व की गई थीं। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71, जबकि पूना पैक्ट में बढ़ाकर इसको 148 कर दिया गया था। ठीक है, कुछ पुस्तकों में 147 दिखता है, कुछ में 148 दिखता है, इसलिए 147 लगभग आंसर है। ठीक है, पूना पैक्ट संबंधित है, दलित वर्ग से संबंधित है, ये कई बार पूछा गया है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से क्या किसे संपादित किया गया? पूना समझौता हुआ था सांप्रदायिक अधिनिर्णय के बाद। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? अंबेडकर साहब ने किए थे, मालवीय जी ने किए थे, गोपालाचार्य जी ने किए थे, गांधी जी ने नहीं किए थे। 24 सितंबर 1932 को शनिवार के दिन शाम को 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से अंबेडकर जी, हिंदू जाति की ओर से मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। एम जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी बालू, गवई, ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, बी.डी. बिड़ला जी, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर श्रीनिवास, M.C. राजा, C.V. मेहता, बाखले, कौमत अन्य हस्ताक्षर करता थे। बम्बई में अन्य अनेक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। राजगोपालाचारी ने समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली थी। राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अंबेडकर जी से अपनी कलम बदल ली थी। इंपॉर्टेंट है। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम बिड़ला जी। पूना समझौते के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही, अब पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे। इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग स्थापित हुई, जिनका नाम बदल के हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है।